नमस्कार भारतवासियों। बांग्लादेश चरमरा गया है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। कई दशक तक देश की कमान अपने हाथों में रखने वाली शेख हसीना अपने ही वतन से भाग चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पड़ोसी देश में लोकतंत्र ढह गया है। सत्ता सेना के पास आ गई है। तरक्की का दम भरने वाली बांग्लादेश में ऐसी हालत कैसे पैदा हो गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 4 सालों से बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति GDP भारत से भी ज़्यादा है। ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय से के बावजूद क्यों बांग्लादेश भारत में अवैध रूप से रोजगार की तलाश में आते रहे? आइए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि कलकत्ता की ममता बनर्जी को जो आरक्षण दिया था अन्य जातियों को, वह हाई कोर्ट ने नेगलेक्ट कर दिया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया है, लेकिन DY चंद्रचूड़ ने इसका जवाब मांगा है ममता बनर्जी की सरकार से। यही पर चर्चा हम करेंगे। पूरा विस्तार से सुनिएगा, से वीडियो लॉन्ग हो सकते हैं। सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पिछले 4 सालों से बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति GDP भारत से ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति GDP से पता चलता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आय कितनी है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति GDP $2,668 है। इसके उलट भारत का $2,411 है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र 74 साल है, जबकि भारत में 68 साल है। फिर सवाल यह उठता है कि जब बांग्लादेश के लोग भारत से ज़्यादा तरक्की सुधा में है तो हालत ऐसा क्यों सिर्फ ग्रोथ और GDP की विकास का पैमान है कि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश के विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। देश में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कई होने वाले हैं। इनमें से कई भारत, रूस और अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। यह बात है कि बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की का फायदा वहां के ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भारी खर्च से GDP को तो बढ़ा, लेकिन इसका असर आम लोगों के जीवन पर नहीं पड़ा। खाने पीने की चीज़ों और दूसरी ज़रूरतों की चीज़ों को दाम बढ़ते गए। यहाँ तक कि वहाँ रोजगार का सृजन नहीं किया गया, बेरोजगारी बढ़ते गया। यहाँ तक कि आरक्षण छीनता गया सरकार ने और आरक्षण नहीं दिया। इसके एवज में वहाँ का आदमी, बांग्लादेश का आदमी उग्र हो गए और उग्र होकर वह आंदोलन शुरू कर दिए। इसी कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ के जनता शेख हसीना के बंगला पर जाकर अंदर हिर गए और कब्जा कर लिए। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब बताते हैं कि बांग्लादेश की औसत कमाई ज़्यादा है, लेकिन वहाँ नौकरी की कमी है। इसके अलावा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। भारत में दवा उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर है। भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवाओं तक भी बेहतर पहुंच चुके हैं, लेकिन कारण है भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन बांग्लादेश के घटनाक्रम से उसे सबक लेने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में भारत में भी रोजगार का मसला काफी चर्चा में रहा है। अर्थशास्त्री जॉबलेस ग्रोथ की बात कहते रहे हैं। भारत की औसत विकास दर भले ही 7% के आसपास है, लेकिन 136 की ग्लोबल रैंकिंग के साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी भी गरीब देश हैं। G20 की ही नहीं, ब्रिक्स देशों में हम सबसे गरीब हैं। यह स्थिति बदलने की जरूरत है। बांग्लादेश में असंतोष के कारणों में ऊंची बेरोजगारी दर का बड़ा हाथ रहा है। भारत को समय रहते ही स्थिति से निपट लेने की जरूरत है। यह नीतिगत निर्णय से ही संभव है। भारत के पड़ोसी का एक के बाद एक फेल होना कतई अच्छा नहीं है। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका का भी यह हर्ष देखने को मिल चुकी है। ऐसा बांग्लादेश में इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और आरक्षण छीना जा रहा था। इसी कारण बांग्लादेश में लोग उग्र हो गए और अंतिम में शेख हसीना प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसी प्रकार भारत में भी स्थिति पैदा हो गया है। विकसित देश की चर्चा तो हो रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग सबसे गरीब देशों में आ रहा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को 5 अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को OBC कैटेगरी के तहत दिए गए आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर चुनौती दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को 2010 से दिए गए OBC के दर्जे को मई में खत्म कर दिया गया था और राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों के लिए इस तरह के आरक्षण को अवैध करार दिया था। इसी के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार से पूछा है कि आखिर किस आधार पर 77 जातियों को OBC का दर्जा दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर कर डेटा को सौंपने को निर्देश दिया। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। वार एंड बेंच के मुताबिक इसी दौरान CJI ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या राज्य ने OBC की पहचान के लिए आयोग के साथ किसी तरह का परामर्श किया गया था और क्या राय किसी तरह से के सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। अगला तो इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। इसके साथ ही CJI ने राज्य सरकार के वकील को ताकीद किया, हमें 500 पेज मत दीजिए, हमारे दिमाग खुलते हैं। प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय के फैसले के सभी निष्कर्ष आपके खिलाफ है, इसलिए हम राज्य को उन निष्कर्षों को विस्थापित करने का मौका दे रहे हैं। आप 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करें। इस बीच बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जैसी ने कहा कि यहाँ राजनीति का खेल चल रहा है। इस बीच प्रतिवादी ने मामले में
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी एक पक्ष बनाने की मांग की, जिसे सीजेआई ने मंजूरी कर लिया। इंदिरा जयसिंह ने फिर कहा कि हाई कोर्ट द्वारा पूरी तरह से न्यायिक अतिक्रमण किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, कृपया तब तक इंतजार करें। पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हल्फनामा दायर कर, जिसमें 77 समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने के लिए अपनाई गई के उपवर्गीय के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई परामर्श किया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए सिर्फ धर्म को ही एक मात्र आधार बनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि उसका यह मानना है कि मुसलमानों के 77 जातियों को ओबीसी घोषित करना समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है। उच्च न्यायालय ने अप्रैल और सितंबर 2010 के बीच 77 जातियों को दिए गए आरक्षण को और 2012 के कानून के आधार पर बनाए गए 37 वर्गों को रद्द कर दिया गया है। अब आरक्षण की बात होता है तो देखिए कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था हो गई है राजनीतिक तौर पर, और जो जितना है जिसका है हकदारी नहीं देने जा रहा है। जैसे SC ST के ओबीसी क्रिमिनल में चंद्रचूड़ ने फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस पर SC ST के लोग उग्र हो गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आगे वीडियो हम चर्चा करेंगे। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।